नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित शुक्ला। आप जुड़ चुके हैं एग्जामपुर आईएएस के साथ। दोस्तों, आपके यूपीएससी और स्टेट पीएससी के इस पाठ्यक्रम में मैं विज्ञान और तकनीकी का जो खंड है उसके प्रति मैं अध्यापन कार्य करता हूं, यानी कि आपके खंड को कवर करता हूं। हालांकि आज का जो मुद्दा है वो ये है कि हम बात करने वाले हैं कि यूपीएससी सीएससी के दृष्टिकोण में जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि है वो कितना मायने रखता है। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि हम आज बहस करने वाले हैं विज्ञान वर्सेस मानविकी विषय को लेकर के। हमारे साथ जुड़े हुए बहुत से ऐसे छात्र होते हैं या बहुत से ऐसे अभिभावक होते हैं जो हर बार ये सवाल छोड़ जाते हैं कि हम मानविकी विषय के हैं, हमारे लिए यूपीएससी कितना बड़ा होगा, और हम साइंस विषय के हैं, हमारे लिए यूपीएससी यानी कि यूपीएससी के जरिए हम आईएएस और पीसीएस बनने की जो सपना रखते हैं या स्टेट पीसीएस के जरिए हम पीसीएस बनने का सपना रखते हैं वो कितना ज्यादा लाभदायक होगा। तो आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। दरअसल मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कभी मन में एक भाव आता होगा, आपके भी और हमारे भी आता है, कि हम किस रास्ते पर चलें। आपके पास कक्षा 10 के बाद भारत में औसतन जो हमारी स्कूल एजुकेशन है, कक्षा 10 के बाद हम विषय बदलते हैं, यानी कि साइंस और आर्ट बैकग्राउंड में या कॉमर्स बैकग्राउंड में हमारा परिवर्तन होना शुरू होता है। कभी कभी हम इंटरमीडिएट करने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं और कॉलेज एजुकेशन के लिए हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि हम स्नातक परीक्षा को आगे कर रहे होते हैं, तब हमारे मन में ख्याल आता है कि ठीक है, हमने जो इंटरमीडिएट में किया हुआ है वो किया हुआ है, लेकिन अब हम बीएससी करें या बीए करें अथवा हम बीकॉम करें। यानी कि कुल मिला के कई सारे सवाल होते हैं। खैर, उन सवालों के बीच में कभी कभी ये मन में सवाल आता है कि जब आपके मन में यूपीएससी की तरफ निगाहें दौड़ती हैं, जब आपके मन में यूपीएससी का ख्वाब जगता है, तो उस ख्वाब के पीछे एक सवाल छूटता है। वो सवाल ये है कि इस यूपीएससी के प्यार भरे रास्ते में, जो कि आपकी दुनिया में एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है, जो कि आपके सोच, आपके समझ और व्यक्तित्व में एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है, भारत की सबसे बड़ी नौकरी, सबसे बड़ी जॉब की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो फिर ये जो हमारे सवाल हैं कि कॉमर्स लिया जाए कि आर्ट लिया जाए कि साइंस लिया जाए, हम क्या करें। आज हम इसी पर आपके साथ पूरा विश्लेषण करेंगे कि आप कक्षा 10 कर रहे हैं तो कौन सा लें, या आप कर चुके हैं यानी कि आप आर्ट बैकग्राउंड से पढ़ चुके हैं अथवा साइंस बैकग्राउंड से पढ़ चुके हैं, तब आप यूपीएससी क्या आपके साथ रियायत कर सकती है या यूपीएससी आपके साथ कैसा व्यवहार करती है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो, अथवा आप विज्ञान यानी कि यूं कहें कि मानविकी विषय के हैं तो, या आप कॉमर्स के हैं, किसी भी धारा के हों, तो आपके साथ यूपीएससी कैसा बर्ताव करेगा, यानी क्या आपके साथ कोई मिलेगा कुछ लाभ की नहीं मिलेगा। इसी मुद्दे पे आज की पूरी बहस है। तो उम्मीद करता हूं कि इस बहस में हम लोग काफी कुछ सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ेंगे। संघ लोक सेवा आयोग, बड़ा प्यारा सा नाम है ये। इस नाम के साथ जब आपकी भावनाएं जुड़ती हैं और जब आपको लबसना जाने का एक मन करता है, मसूरी में जाकर के यूपीएससी यानी कि आईएएस बन करके, आईपीएस बन करके ट्रेनिंग करने का जज्बा जगता है ना, तो वहीं ये जज्बा जो है आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि से एक रास्ता तय करता है। यानी जब आप एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है, आप समझिएगा कि हम बात कर रहे हैं आर्ट और साइंस के इस लड़ाई के बीच में कि कौन सा बेहतर होगा यूपीएससी के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि शैक्षिक पृष्ठभूमि का मामला यह है कि जब आप स्नातक कर लेते हैं, यानी यदि आपने साइंस में स्नातक किया, यानी आपने बीएससी किया है या आपने बीटेक किया हुआ है, अथवा आप आर्ट में यानी कि बीए किए हैं, अथवा आर्ट के अलावा हम कॉमर्स की बात में बीकॉम किए हैं, तो आपके साथ कैसी रुचि होगी या क्या आपके साथ सवाल हो सकता है। हालांकि सबसे बड़ा जो मुद्दा यह है कि यूपीएससी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होता है, तो इस पर हमारे साथ कई सारे और जो हमारे अध्यापक गण हैं आपके साथ लंबी चर्चा करेंगे। मैं एक छोटी चर्चा करना चाहूंगा कि यूपीएससी का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बड़ा आसान सा है। आपको स्नातक, क्या, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या करना है, केवल और केवल स्नातक परीक्षा में प्रतिभाग, यानी कि आप क्या करें हो, केवल स्नातक, यानी या तो आप बीए कर हो, अथवा आप बीएससी किए हुए हो, अथवा आप बीकॉम कर चुके हो, अथवा आप बीटेक कर चुके हो। ऐसे यानी कि किसी भी भारत राष्ट्र की यानी कि राष्ट्र की किसी भी जो एक रजिस्टर्ड विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है अथवा विश्वविद्यालय है, यहां से आप क्या करें हो, केवल और केवल आप स्नातक पास होनी चाहिए। और कितना परसेंट, आप केवल और केवल पास होने की आवश्यकता है, केवल पास होने की आवश्यकता है। और भारत में जो पासिंग मार्क हो कितना है, तो आपको भली भांति पता कितना, 33%। यानी
कुल मिलाकर के यूपीएससी आपसे यही उम्मीद कर रहा है। शुरुआती दौर में ही आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही आसान सा है ये, यानी केवल और केवल आप भारत के किसी विश्वविद्यालय से, किसी भी धारा से आकर के आप केवल स्नातक पास करके आए। इसके बाद यूपीएससी आपको अहर्य मानता है कि आप अब हमारे एग्जाम में, यानी कि जब हम यूपीएससी सीएससी, ध्यान दीजिएगा, इस क्षमता के साथ आप यूपीएससी और सीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और साथ ही साथ मेंस एग्जामिनेशन बड़ी आसानी से दे सकते हैं। और इन सफलता के साथ साथ आप ध्यान दीजिएगा, इस सफलता के साथ साथ आप इंटरव्यू में प्रवेश करेंगे और यहां की सफलता के साथ अब आपका जो एक रुझान है, जो आपका एक बड़ा आयाम है, जो आपकी सोच है, जो आपका एक टारगेट है ना, सीधी सी ध्यान दीजिएगा, जो आपका लक्ष्य है और जो आपका उद्देश्य है, दोनों पूर्ण होगा। लक्ष्य क्या होगा? हर दिन हम कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, हर दिन का लक्ष्य तय करेंगे। और उद्देश्य हमारा क्या है? हमारा उद्देश्य है आईएएस बनना अथवा आईपीएस बनना, तो वो हम हासिल कर लेंगे। तो मैंने शैक्षिक योग्यता के बारे में बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपको बता दिया कि कुछ भी हो, आपके साथ कोई भेदभाव यूपीएससी नहीं कर रहा है। बस वो उम्मीद करता है कि आप स्नातक पास करके आ चुके हो और 33% न्यूनतम हो, अधिकतम कुछ भी हो उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, न्यूनतम होना चाहिए इतना, ठीक है ना। यानी आप पास हो चुके, कितना हो चुके हैं? ग्रेजुएट हो चुके हैं भारत में। अब आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं या आप इसके अलावा पीएचडी हैं या और किसी विषय में महारत हासिल है, तो बड़ी अच्छी बात है, उसके लिए कोई दो राय नहीं है। हालांकि उसका भी कोई खास लाभ मिलने वाला नहीं है। आपका सारा का सारा लाभ इन परीक्षाओं में होने वाले परफॉर्मेंस के ऊपर है कि आप प्रीलिम्स में क्या करते हैं, आप मेंस में क्या करते हैं, अथवा इंटरव्यू में आपकी जो बात करने की क्षमता है, इंटरव्यू में आप जो एक तरीके से बोर्ड के सामने आपकी जो बात करने की एक भाषा है, या आप किस आधार पर अपना व्यक्तित्व दर्शा सकते हैं, वही सब कुछ निर्भर करता है। और इस आधार पर हम, या यूं कहें कि जो इंटरव्यू बोर्ड है वो आपको नंबर देता है और अंततः आप सफलतम सीरीज में आते हैं, यानी कि आपका नाम यूपीएससी के सफलतम लिस्ट में होता है और इसके बाद घर पर मिठाइयां बंटनी शुरू होती हैं और आप खुश हो जाते हैं। इतनी सी कहानी है। इस कहानी के पीछे आगे बढ़ें तो आपके मन में और जो भाव आते हैं वो ये आएंगे कि भाई सवाल क्या है। तो मैं आपको दिखाऊं, अब थोड़ा सा कुछ और मामले को समझिएगा। मैं आपको गंभीर मुद्दे की तरफ ले चल रहा हूं कि क्या साइंस बेहतर है कि आर्ट बेहतर है या कॉमर्स बेहतर है, किस धारा से हम स्नातक करके आए तो यूपीएससी हमारे लिए बेहतर होगा। यहां पर कुछ बातें लिखी गई हैं। एक तो आप ध्यान दीजिएगा, एक है किसी भी परीक्षा की अगर बात करूं मैं, तो मेरे कहने का जो मकसद है उसको समझिएगा बहुत आसान से, कि अगर आप यूपीएससी में प्रवेश कर रहे हैं तो पहला चरण आपको ऑब्जेक्टिव टाइप तरीके से मिलेगा प्रीलिम्स एग्जाम का। देखिएगा, इसका संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है इसके लिए अलग से वीडियोस है और किसी हमारे अन्य अध्यापक के द्वारा वो बनाया गया है। आप बड़ी सकुशल तरीके से, बहुत धैर्य तरीके से उस प्रकार के पाठ्यक्रम का अध्ययन करिएगा, है ना। तो प्रीलिम्स में क्या होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे जो कि सामान्य अध्ययन, कैसा? सामान्य अध्ययन आधारित होगा। कैसा होगा? तो लिख सकते हैं सामान्य अध्ययन आधारित होता है। और यहां पर आपको भूगोल, सामान्य विज्ञान, तकनीकी, इतिहास और राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और समसामयिक अध्ययनों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। यानी सारे विषयों का एक समापन, एक क्या है, समाहन है यहाँ पर। और साथ ही साथ आपको सीसैट में और अधिक क्वेश्चन, जहां पे मैथमेटिक्स, कॉम्प्रिहेंशन और अंग्रेजी भाषा का आपका टेस्ट स्वीकार के, जो कि एक प्रकार से क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अब ध्यान देंगे मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन में 4 पेपर जो कि लिखित भाषा में होंगे। आप अपनी भाषा हिंदी अथवा अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा का चयन कर सकते हैं, जो कि यूपीएससी अपनी गाइडलाइन में दिया होता है। अब मेंस में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 क्या होता है? 1, 2, 3 और 4। और इसमें भी आप देखेंगे तो जब आप पाठ्यक्रम पढ़ रहे होंगे यूपीएससी का, तो इसमें आपको इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, समसामयिक और विज्ञान, तकनीकी, पर्यावरण तथा एथिक्स यानी कि नीतिशास्त्र और अभिरुचि या सत्यनिष्ठा के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। यानी यहां भी कोई अलग से स्पेशलाइजेशन नहीं पूछा जा रहा है। हाँ, इसी मेंस एग्जामिनेशन में आपको वैकल्पिक विषय का चयन करना होता है। क्या? ध्यान दीजिएगा, एक वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा। अब आप किसी भी धारा के हैं, यानी अगर आप करके आए हैं कॉमर्स से स्नातक, अथवा आप बीए किए हैं अथवा बीएससी किए हैं या अन्य बीटेक अवधारणा के हैं, आप यूपीएससी के गाइडलाइंस या यूपीएससी के पाठ्यक्रम के अनुसार दिए गए 20 से अधिक ऐसे वैकल्पिक विषय हैं जिनमें से किसी एक विषय का आप चयन कर सकते हैं। उसके पेपर 1, पेपर 2 का समग्र अध्ययन, कि अगर आप मैथ पढ़े हैं तो आप हिंदी पढ़ सकते हैं,
अगर आप हिंदी पढ़े हैं तो आपकी इच्छा है कि आप बायोलॉजी पढ़ सकते हैं। वो यूपीएससी आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं खड़ा कर रहा है, यानी यहां भी कॉमर्स, आर्ट और साइंस का कोई बोलबाला नहीं है, सब कुछ फ्री है। यानी आपकी व्यक्तिगत समझ, रुचि और आपके व्यक्तिगत समर्पण और निष्ठा पर निर्भर है ये पूरा का पूरा पेपर। इसके बाद आपका आता है तीसरा स्टेज, जिसे हम बोलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट या आम भाषा में इंटरव्यू कहा जाता है। और यहां भी आप हिंदी और अंग्रेजी में जैसा भी आप चयन करेंगे वहां पर आप जाके बोर्ड के सामने प्रस्तुत होंगे, अगर आपने मेंस की परीक्षा निकाल दी है तो। ये एक बहुत आम सा तरीका रहा, कॉमन सा तरीका रहा। अब हम चलेंगे और कुछ और मुद्दों पर बहस करेंगे, चर्चा करते हैं कि यूपीएससी का दृष्टिकोण क्या है आर्ट को लेकर के और कॉमर्स को लेकर के और साइंस को लेकर के। अभी तक जो बातें आपको समझ में आई हैं कि पाठ्यक्रम को देखते हुए कि पाठ्यक्रम में आमतौर पर मानविकी विषय के जो बोलबाला है थोड़ा सा ज्यादा है। इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था ये मानविकी विषय के होते हैं। यानी आप इसे अगर आप बीए कर रहे थे तो आपने कभी न कभी इस पर अध्ययन किया है, कभी न कभी पढ़ा हुआ है। लेकिन आप ये मत भूलिए कि आप सामान्य विज्ञान, तकनीकी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और करंट अफेयर जैसे भी टॉपिक आपको मिल रहे हैं। यानी अगर आप मानविकी विषय को ही एक तरीके से वेटेज नहीं दे सकते, यहाँ पर साइंस के विषय भी हैं और दोनों का एक तरीके से क्या है, समाहन है और दोनों के आधार पर आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। अर्थात यूपीएससी एक बैलेंस बना के चलता है। ऐसा कहा जाता है कि मानविकी विषय पर थोड़ा सा झुकाव है यूपीएससी का, कारण कि अधिकांश विषय हैं, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था जैसे विषय हैं जो मानविकी के आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि विज्ञान वर्ग का छात्र जाकर के इतिहास नहीं पढ़ सकता। अमूमन आपने हमारे समाज में देखा होगा या हमारी जो भारतीय स्कूल की प्रणाली है, जो ये परंपरा लंबे समय से बनती आई है कि जो बहुत तेज लड़के थे वो निकल गए का मैथ पढ़ लिए, फिर उसके बाद जो कम तेज थे वो बायोलॉजी पढ़ लिए, और कुछ ही ऐसी स्थितियां हैं जहां पर लोग बहुत खुशी खुशी बीए करने जाते हैं। ऐसा एक सामाजिक ढर्रा है। लेकिन यहां पर जब आप यूपीएससी में आते हैं तो यहां पर यूपीएससी सबके साथ बराबर बराबर का भाव करती है। अब थोड़ा सा समझिएगा मामले को कि साइंस वाला कैसे पढ़ लेता है आर्ट का विषय। कारण कि साइंस विषय इतनी ज्यादा गूढ़ होती है और वहां पर अधिक मेहनत करने के बाद जब आर्ट के विषय पढ़ने को मिलते हैं, हमने जो व्यक्तिगत अनुभव महसूस किए हैं अपने करीब 7-8 सालों के कैरियर में पढ़ाते समय ऑफलाइन के, तो जो साइंस धारा के छात्र हैं उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया, और अध्ययन करते समय जब वो आर्ट विषय पढ़े यानी इतिहास, भूगोल, तो कहीं न कहीं उनको उनमें रुचि दिखी और इस आधार पर उन्होंने मानविकी विषय को कवर कर लिया। अब सवाल था कि मानविकी विषय वाले ने जनरल साइंस टेक कैसे पढ़ा, क्योंकि मानविकी विषय को जनरल साइंस और टेक बिल्कुल यहाँ पर वो विज्ञान और तकनीकी नहीं पूछा जा रहा है कि आपसे कोई थ्योरी पूछी जाती है। यहाँ पर जनरल साइंस और टेक या करंट अफेयर बहुत ही सामान्य समझ के होते हैं जो हमारी व्यक्तिगत अवधारणा और जीवन भर की दुनिया में गुजर रहे हैं। यानी मोबाइल फोन का उपयोग कैसे होगा, आपके घर में पंखा या ट्यूबलाइट लगा है वो क्या है, या कुछ खान पान की वस्तुएं हैं, स्वास्थ्य के कार्यक्रम, कोविड-19 अभी गुजर रहा है तो कोविड-19 में टीका कैसे बनता है, कैसी चीजें, यानी कि एक नॉर्मल अवधारणा से। अर्थात दोनों तरफ से जो छात्र जा रहे हैं, चाहे मानविकी विषय के हों अथवा साइंस विषय के हों, तो दोनों का आपसी क्या है, तालमेल बनाकर के यूपीएससी ने एक प्यारा सा पाठ्यक्रम हमें दिया है और उस पाठ्यक्रम के आधार पर हम आगे बढ़ रहे होते हैं। अब आप कहोगे कि ठीक है, आपकी सारी बातें मान लिया, यानी कि आपको यह मानना है कि अगर आप विज्ञान धारा के हैं तो, अथवा आप साइंस यानी कि मानविकी धारा के हैं तो, अर्थात मानविकी विषय की आर्ट की बात कर रहा हूं, दोनों धाराओं के साथ आप अगर यूपीएससी में आ रहे हैं या कॉमर्स को अपना करके आप यूपीएससी में आ रहे हैं तो आपको चिंता करने की अब आवश्यकता नहीं है। आपको बस क्या करना है, यूपीएससी के पाठ्यक्रम के प्रति निश्चिंत होकर के उसके प्रति निष्ठा, समर्पण और लगन और परिश्रम और साथ ही साथ बहुत प्यार भरे मन से पढ़ने की आवश्यकता है। इतना ही यूपीएससी कहता है। खैर आगे बढ़ें और कुछ आपको हम आंकड़ों के साथ या आंकड़ेबाजी के साथ दुनिया के साथ दिखाते हैं कि आंकड़े क्या हैं। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं और इन आंकड़ों पर आप गौर कीजिएगा, है ना। यहाँ पे एक आंकड़ा है, यूपीएससी की 68वीं रिपोर्ट है, 68 रिपोर्ट है, जो कि 2016 यूपीएससी सीएससी का जब 2016 का एग्जाम हुआ वहां से आया हुआ रिपोर्ट है। यहाँ पे लिखा है कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2016 पर आधारित है। इसमें अगर हम आंकड़ों के आधार पर देखें तो निम्नलिखित स्थितियां हमें प्राप्त होती हैं। जो अनुशंसित उम्मीदवार हैं उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि पर एक बार नजर डाला जाए तो ध्यान दीजिएगा, 59.3%, कितने, करीब करीब 60% जो सिलेक्टेड उम्मीदवार हैं, अनुशंसित उम्मीदवार हैं, उनका सिलेक्शन हुआ तो वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं किया, तो उन्होंने बीटेक कर रखा था या वो और कुछ ऐसा इंजीनियरिंग से संबंधित डिप्लोमा वगैरह कर चुके थे। मान के चलिए कि सब कुछ उनका
इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का था। दूसरा, मानविकी विषय के जो लोग अनुशंसित किए गए वो कितने हैं? 21.9% है। करीब करीब 22% लोग आर्ट बैकग्राउंड के थे, यानी कि मानविकी विषय के लोग थे जिनका अनुशंसा हुई है। और चिकित्सा विज्ञान यानी कि जो डॉक्टर्स थे, एमबीबीएस थे, या यूं कहें कि अन्य जो क्षेत्र के थे, चिकित्सा क्षेत्र के थे, उनका जो अनुशंसा हुआ वो 10% के आसपास हुआ है। और विज्ञान धारा की बात करें तो 8.5% के आसपास लोग विज्ञान धारा से अनुशंसित किए गए हैं। यानी कि अगर आप बोलबाला देख पा रहे हैं, किसका देख पा रहे हैं? इंजीनियरिंग का। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या हम इंजीनियरिंग नहीं किए हैं तो हमारा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी एक दृष्टिकोण है, एक आंकड़ा है, इस आंकड़े को थोड़ा और हम सहज भाव से देखते हैं कि इनको सफलता मिली हुई कैसे। इसको ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ी सी सहजता आपके मन में लाने का प्रयास करता हूं जिससे कि आप और स्पष्ट कर पाएंगे। यहां पर लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, कि अनुशंसित उम्मीदवारों के वैकल्पिक विषय। मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप मुख्य परीक्षा देने जा रहे होते हैं, क्या जब आप मुख्य परीक्षा में प्रवेश कर रहे होते हैं, तो ऐसे दौर में आपको वैकल्पिक विषय बहुत बड़ा रोल निभाता है। इस बात को समझिएगा, क्या जो वैकल्पिक विषय है ये बड़ा रोल निभाता है, अर्थात अधिक अंकदायी होता है। और वैकल्पिक विषय के आधार पर आपकी सफलता की एक तरीके से सीढ़ी क्रिएट होती है। यानी कि आपने वैकल्पिक विषय पर अच्छा स्कोर कर दिया है, कारण कि जो सामान्य अध्ययन के विषय होते हैं मुख्य परीक्षा में, पेपर 1, 2, 3, 4, वहां पर अमूमन हर एक अभ्यर्थी जो मेंस लिख रहा है वो औसत अंक लाता है, कारण कि उससे हर किसी को उसका ज्ञान होता है। अब जो अंक बढ़ने और ना बढ़ने की भावना जन्म लेती है यूपीएससी मेंस में, वो वैकल्पिक विषय के आधार पर होती है कि आपने अपने वैकल्पिक विषय का चुनाव कैसे किया और उसमें कितना बेहतर प्रदर्शन रहा आपका। तो उसी 68वीं रिपोर्ट में यह भी कहा गया है, आप देखिएगा, कि मानविकी विषय यानी कि भाषा साहित्य सहित कितने लोग वैकल्पिक विषय का चयन किए थे? यानी कि 84, लगभग 85%। यानी कि जिन्होंने बीटेक किया था या जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, उन्होंने वैकल्पिक विषय के तौर पर क्या चुना? मानविकी विषय का चयन किया हुआ है। अर्थात कहीं अगर बीटेक की तरफ बोलबाला है तो दूसरी तरफ आप आर्ट या मानविकी विषय की भावनाओं को देख पा रहे हैं। अब आप समझ पा रहे हैं कि एक ने जो बीटेक किया वो मानविकी विषय लेकर के पढ़ा और पास हो गया, यानी कि मेहनत किया। यहां पर एक तो बैकग्राउंड मानविकी विषय का, दूसरा बीटेक का, दोनों का मिसमैच हो रहा है, लेकिन यहां पर मेहनत का मैच हो रहा है। और मेहनत जब मैच करी तब यूपीएससी ने उसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद देखिएगा, विज्ञान विषय के लोग कितने हैं? 6.8% हैं। और चिकित्सा के कितने हैं? 5.4% हैं। और जहां हम बात करते हैं इंजीनियरिंग का, यानी कि लगभग अधिकांश, यानी कि हम बात देखें तो इंजीनियरिंग में आप देख पा रहे हैं कितना परसेंट जा रहा है। तो अगर नजर डालेंगे एक बार इधर, तो आप देखिएगा कि इंजीनियरिंग में हम 60% के आसपास ले जा रहे हैं। लेकिन यहीं पर दोबारा आपको दिखा रहे हैं कि इंजीनियरिंग का जो वैकल्पिक विषय है वो केवल और केवल 3.1% लोगों ने लिया हुआ है। अर्थात दोनों तरीके से, यानी कि मानविकी विषय और इंजीनियरिंग अथवा विज्ञान विषय, दोनों का आपसी समन्वय ही हमें यूपीएससी की तरफ आगे बढ़ा रहा है। यानी किसी के लिए कोई यहां पर स्पेशलाइजेशन तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये बात आपको समझनी है। आगे बढ़े और कुछ और प्रसंगों की आपके साथ बात करता हूं जिससे कि आपको समझ रहे। यहां पे देखिएगा, एक आंकड़ा है ये, और जो आंकड़ा है आपके सामने, ये 69वीं रिपोर्ट का, कितनी है? 69वीं रिपोर्ट का, जो यूपीएससी प्रतिवर्ष ये आपको देती रहती है। यहां पर कुछ आंकड़े या कुछ ऐसे ग्राफ्स आपको दिख रहे हैं जो आप मुख्य विषय में अनुशंसित उम्मीदवारों द्वारा चुने गए वैकल्पिक विषयों का विवरण है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो रेड कलर का आप देख पा रहे हैं ये मानविकी विषय क्या है? ये मानविकी विषय का विवरण है। यानी कि जो लाल कलर का आपको ग्राफ दिख रहा है 2015 में, 2016 में और 2017 में, ये ग्राफ रहा है। यानी कि तकरीबन आप देखेंगे एक मोटे-मोटे आंकड़े पर तो एक स्टेट रहा है, थोड़ा सा 17 में कम हुआ है, और आप देखेंगे तो ये एक बातें हैं, है ना। और मानविकी विषय में खास करके हम बात करें कि मानव भूगोल अथवा इतिहास, दर्शन शास्त्र या मनोविज्ञान, यानी कि जो अधिक ज्यादा लोकप्रिय विषय हैं उन पे लोग ने ज्यादा वैकल्पिक विषय लेकर के अपने सफलता को प्राप्त किया। आगे बढ़े, ये जो आपको नीले रंग का एक डॉट दिख रहा है ना, ये क्या है? ये भाषा, ये भी मानविकी विषय का है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। यानी इकोनॉमी है या लेखा शास्त्र है, वाणिज्य है, लोक प्रशासन है। और जो आपको ये दिख रहा है गुलाबी रंग का डॉट दिख रहा है, ये है भाषा साहित्य का। यानी कि किसी ने हिंदी लिया है, किसी ने कोंकणी लिया हुआ है, किसी ने अलग अंग्रेजी भाषा साहित्य लिया हुआ है। यानी कि जो साहित्य की बात, लिटरेचर की बात होती है, वहां से आया। इसके आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपको एक ये डॉटेड कलर का दिख रहा होगा, ये आपका 15 का है, ये आपका 16 का है और ये 17 का है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो विज्ञान की बात करें, ये साइंस की बात कर रहे हैं, लगभग 6%, फिर
6%, फिर 7%, यानी कि 100 लोग पास हो रहे हैं तो 6, 7, 8 लोग के आसपास विज्ञान विषय का वैकल्पिक चयन करके आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये पीला कलर आपको दिखा, येलो कलर, इसका मतलब क्या है? यह है चिकित्सा विज्ञान, यानी कि पशुपालन एवं पशु चिकित्सा और मानव चिकित्सा विज्ञान को वैकल्पिक विषय के तौर पर चयनित करके इन लोगों ने सफलता अर्जित की हुई है। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि ये जो ऊपर का आप ग्रीन कलर देख पा रहे हैं, ये है इंजीनियरिंग, यानी कि सिविल, विद्युत और यांत्रिक इंजीनियरिंग में इन्होंने अपने अपने वैकल्पिक विषय का चुनाव किया है। यानी अब मामला कहां पे आता है? मामला यह आता है कि अधिकांश जो चुनाव हो रहे हैं वैकल्पिक विषय का, वो किस पर हो रहे हैं? मानविकी विषयों को लेकर, भले ही आपने साइंस बैकग्राउंड में पढ़ाई की हुई है। यानी कि अगर आप मानविकी विषय से हैं, मानविकी विषय लेकर के पढ़ते हैं वैकल्पिक विषय भी, तो आप तो सफल हो ही रहे हैं। और जो साइंस बैकग्राउंड के हैं वो भी मानविकी विषय पर काम कर रहे हैं, यानी दोनों का आपसी समन्वय आपके सामने दिख रहा है। अर्थात आप अगर मानविकी विषय के हैं तो आपको ये नहीं घबराना कि हमें साइंस से समस्या है, और आप साइंस विषय के हैं तो आपके सामने बहुत से ऐसे प्रत्यक्ष उदाहरण हैं जिस लोग आपको दिखा रहे हैं कि मानविकी विषय पढ़ करके इन्होंने सफलताएं अर्जित की हुई हैं। यानी अब फिर से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि यूपीएससी में कोई यहां पर भेदभाव नहीं है कि आप आर्ट पढ़ रहे हैं या साइंस पढ़ रहे हैं, आपकी व्यक्तिगत रुचि है। हम कुछ और आंकड़ों की बात करते हैं, क्योंकि सारा खेल आपके मन मस्तिष्क पर आंकड़ों का है। हमारे पास आंकड़ा एक और है, जो क्या है? 69वीं रिपोर्ट का आंकड़ा है ये, यानी कि 69वीं रिपोर्ट यूपीएससी की जो आई है इसका आंकड़ा है। और 69 की बात कर लें, यहां पर कि स्नातक डिग्री की बात कर रहे हैं, मानविकी विषय को देखेंगे तो 44% है ना, और विज्ञान विषय को देखेंगे 40%, यानी कि करीब करीब जो साक्षात्कार की बात करें, उसके बाद अनुशंसित की बात करें, तो एक आंकड़ा है। आप इसे पढ़ सकते हैं, बहुत ही स्पष्ट तरीके से दिख रहा होगा, और मैं थोड़ा सा किनारे हो रहा हूं, जैसे कि इन आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगा सकें कि यहां पर किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा स्पेशलाइजेशन नहीं मांग रहा है कि आप विज्ञान के हैं तो आपको ज्यादा अंक मिल जाएगा, या आप आर्ट साइड के हैं तो आपको ज्यादा अंक मिल जाएगा। आपकी व्यक्तिगत रुचि और अनुशंसा पर आधारित है। खैर, उम्मीद करता हूं कि आपने इसे पढ़ लिया होगा अथवा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे बढ़ें और अंततः इस मुद्दे को समाप्ति की तरफ ले चलते हैं। और मुद्दा समाप्त होगा किस आधार पर? तो इसका आधार क्या बनेगा उसको ध्यान दीजिएगा। मेरे पास कुछ ऐसे सिलेक्टेड कैंडिडेट जो कि टॉपर रहे हैं, उनके विषय और उनकी जो पृष्ठभूमि रही है उसका कुछ उदाहरण है, उसको मैं आपको समझाता हूं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक टॉपर है गौरव अग्रवाल जी, 2013 के टॉपर रहे हैं ये। इनका जो मेंस रहा, इनकी वैकल्पिक विषय रहा, वो रहा इकोनॉमिक्स। क्या रहा? इकोनॉमिक्स। और इन्होंने विज्ञान धारा से पढ़ाई की थी, यानी ये साइंस बैकग्राउंड के थे, और इन्होंने वैकल्पिक विषय के तौर पर अर्थशास्त्र लिया हुआ था। ठीक है, और सफलता मिली, ये टॉपर रहे थे। इसके अलावा दूसरे टॉपर है इरा सिंघल, यानी कि आपने नाम सुना होगा, काफी प्रचर्चित टॉपर रही है ये। इन्होंने ज्योग्राफी को अपने वैकल्पिक विषय के तौर पर चुना है, और ये एमबीए, यानी कि इनका जो बैकग्राउंड रहा है वो बिजनेस से रहा है। अर्थात ये भी एक तरीके से आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, कहीं साइंस, कहीं एमबीए, और कहीं पर इकोनॉमिक्स तो कहीं पर ज्योग्राफी। इसके अलावा तीसरा एग्जाम्पल आपके पास है टीना डाबी। टीना डाबी का नाम आपने खूब सुना होगा, है ना, और उम्मीद करता हूं कि इनके बारे में जानते भी होंगे। इन्होंने पब्लिक जो एक तरीके से पीएसआईआर है, यानी कि राजनीति विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय संबंध को इन्होंने मुख्य विषय पर तो लिया, और ये आर्ट बैकग्राउंड, यानी कि इन्होंने स्नातक की परीक्षा पास की हुई थी और ये टॉपर बनी। इसके अलावा हमारे पास एक और नाम है नंदिनी केआर, और ये भी टॉपर रही, यानी कि उनके बाद टीना डाबी के बाद अगली टॉपर नंदिनी कुमार रही। इन्होंने कन्नड़ लिटरेचर को लिया था, यानी कि अब ध्यान दीजिएगा, हमने कहा नहीं कि अलग अलग, कहते हैं यूपीएससी तेरे बहुतेरे रंग हैं, और बहुतेरे रंगों के साथ बस आपकी क्षमताएं ही सबसे बड़ी चीज है कि आप यूपीएससी के प्रति कितना समर्पित भाव से काम करते हैं, और पाठ्यक्रम को एक आधार मानते हुए प्रतिदिन अपने लक्ष्य को क्रॉस करते हुए उद्देश्य की तरफ बढ़ते हुए चल रहे हैं। यही सब कुछ है। आपको मैं इसलिए दिखा पा रहा हूं इनके विषय और इनके जो धारा है, इनका जो एक तरीके से एजुकेशन फील्ड है, जिससे कि आप ये तय कर सकें कि हम अगर आर्ट के हैं तो हमें नहीं घबराना है, और हम अगर साइंस के हैं तो हमें नहीं घबराना है, और अगर हम कॉमर्स के हैं तभी हमें घबराना नहीं है, और अगर हम आर्ट के हैं तो इतना भी नहीं है, और साइंस के हैं तो ये भी नहीं कहना कि हम महान हैं। यानी कि सब कुछ व्यक्तिगत मेहनत के ऊपर निर्भर कर रहा है। आगे हमारे पास एक और है कनिष्क कटारिया। कनिष्क कटारिया यानी कि ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे, अर्थात इन्होंने अभियांत्रिकी क्षेत्र को चुना, और गणित का इनका जो वैकल्पिक विषय था। इसके अलावा हमारे पास और एग्जाम्पल है प्रदीप सिंह, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने लिया था, यानी कि लोक प्रशासन, और इन्होंने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को चुना हुआ है। यानी कि एक विज्ञान अथवा यूं कहें कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का व्यक्ति
आर्ट विषय को लेकर के, यानी कि मानविकी विषय को लेकर के टॉपर बनना यूपीएससी का। तो ये बातें हैं, तो स्पष्ट हुआ, उम्मीद करता हूं जानकारी होगी। अब थोड़ा इसके अंतिम सोपान को देख लें कि हमें समझना क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों और यूपीएससी पाठ्यक्रम के विषयों को देखते हुए मानविकी पृष्ठभूमि के छात्रों, यहाँ पे देखिएगा, मानविकी पृष्ठभूमि के छात्रों को थोड़ा सा लाभ जरूर दिखता है ना, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और करंट अफेयर से भी अधिकांश सवाल पूछे जाते हैं और इसका प्रभाव भी अधिक होता है। इसलिए किसी एक धारा अर्थात किसी एक वर्ग से लाभ की बात यूपीएससी कभी नहीं करता। यानी आपको समझना है, किसी खास विषय या धारा से पढ़ाई करके यूपीएससी में सफलता पाई जा सकती है, ऐसी कोई अवधारणा तो नहीं है। इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिएगा। अवधारणा क्या है? यह आपकी व्यक्तिगत समझ, कार्यक्षमता, समर्पण और रुचि पर निर्भर करता है। यही है यूपीएससी का सार। यानी आपको यूपीएससी में आमंत्रण हम दे रहे हैं, तो इस आमंत्रण का मूल यह है कि निश्चिंत होकर के जो भी आपका बैकग्राउंड रहा हो, जिस भी धारा से रहे हो, यूपीएससी यहां तक करे कि 33% अगर आपने स्नातक पास किया है तब भी आपका स्वागतम है। और इस स्वागतम का उद्देश्य यह है कि यहां पर आपको क्या करना है? क्षमता, समर्पण, रुचि और कार्यक्षमता ये दिखाना है और इस जज्बे के साथ काम करना है। तो बिल्कुल दोस्तों, उम्मीद है ये जज्बा आप कायम रखेंगे और हमारे साथ एग्जाम्पुल आईएएस के साथ मिल करके हम कुछ भी कर गुजरने का मादा रखेंगे। और बिल्कुल इतनी बातें हैं। तो अब यहीं पर ये मैं सत्र समाप्त कर रहा हूं। उम्मीद करूंगा कि आपके मन से फूबिया दूर हो चुका होगा और वास्तविकता की समझ आ चुकी होगी। तो ढेर सारा नमस्कार है। थैंक यू।